सीटेट 2026 के गणित की दूसरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। शुरुआत करेंगे इस क्लास की जिसमें हम लोग मैथ्स पेपर 1 को टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं। ये हमारी दूसरी क्लास है। फर्स्ट क्लास हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है जिसमें हमने 2 टॉपिक को डिस्कस किया था। इस क्लास में भी हम टोटल 2 टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं जिसमें पहला टॉपिक हमारे चारों ओर के ठोस पदार्थ हैं और दूसरा टॉपिक हमारी संख्याओं के बारे में है। दोनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है एसएसटी जो सीटेट का 2026 का परीक्षा है गणित का, उसके लिए। हम सभी जानते हैं 6 सितंबर 2026 को हमारा एग्जाम है। ऐसे में सभी इंपॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह आपके लिए हम लेके आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस सेकंड क्लास को, जो कि हमारा कंप्लीटली गणित पेपर 1 पे बेस्ड है। तो ये जो हमारी क्लास है इसमें हम टोटल 2 टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला है हमारे चारों ओर के ठोस पदार्थ यानी कि सॉलिड्स अराउंड अस, जिसमें हम लोग सभी प्रकार के शेप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। और दूसरा है संख्याएं, जिसमें हम सभी प्रकार के नंबर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के स्टार्ट करते हैं अपने इस क्लास को प्रश्न संख्या 1 के साथ। नंबर 1 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। एक ईंट यानी कि ब्रिक का आकार गणितीय रूप में क्या कहलाता है? तो देखिए, जब आप प्राइमरी लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हो तो आपको शेप्स को ऐसे ही पढ़ाना है, अपने डे टू डे लाइफ की चीजों से कनेक्ट करके। अब बच्चों ने ईंट जरूर देखा होगा तो आपको बताना है कि भैया ईंट कैसे दिखता है। तो चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है घन, ऑप्शन नंबर बी कहता है घनाभ यानी कि क्यूबॉइड, ऑप्शन नंबर सी कहता है बेलन यानी कि सिलेंडर, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका स्फीयर यानी कि गोला। तो आप सभी ने अपने अपने लाइफ में ईंट जरूर देखा होगा। ईंट कैसा होता है? तो आप कहेंगे कुछ इस तरीके से ईंट की जो है वो बनावट होती है। तो इस तरीके से आप डे टू डे लाइफ कनेक्ट करके बच्चों को चीजें बता सकते हो, और यही सीटेट के सवाल में भी काफी एक इम्पॉर्टेंट जो है वो रोल प्ले करता है। ईंट कुछ इस तरीके से दिखता है, बॉक्स के आकार का दिखता है, आयताकार दिखता है, यानी कि कौन सा होगा? आप कहेंगे घनाभ होगा, क्योंकि घन की तो सारी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर सेकंड देखेंगे अपने स्क्रीन पे। देखिए, एक घन यानी कि क्यूब में कुल कितने समतल फलक होते हैं, यानी कि कुल कितने फेस होते हैं, कितने तरफ से हम लोग घन को देख सकते हैं। तो घन का मतलब क्या होता है भाई? घन का मतलब वो होता है कि जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो आपको क्या करना है, 2 वर्ग बनाना है। इस तरीके से 2 वर्ग बन गया। अब देखिए कितने फलक हैं इसके, यानी कि कितने तरफ से हम इसको देख सकते हैं। तो देखिए, एक ये आपका ये फ्रंट वाला हो गया, ये वाला, एक इसके ठीक बैक वाला हो गया। तो 2 इस तरीके से हो गया। एक आपका ये कोना और एक आपका इधर वाला कोना, यानी कि 2 आपका ये हो गया। एक आपका ऊपर और एक आपका नीचे, यानी कि 2 ये हो गया। यानी कि 2 + 2 + 2 कितना हो गया? तो आप कहेंगे 6, यानी कि इसके टोटल 6 जो है वो फेसेस होते हैं। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 अपने स्क्रीन पे। घनाभ, जिसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं, इसमें कितने एजेस होते हैं, कितने किनारे होते हैं? तो घनाभ में कितने किनारे होते हैं, चलिए गिन लेते हैं। सबसे पहले घनाभ को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा आपका घनाभ। तो जो क्वेश्चंस आपको नहीं भी आता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप जो है उसको कर पाओगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है, बस क्वेश्चंस को अच्छे से करना है। ये हमने देख लिया, घनाभ को ड्रॉ कर लिया। अब हमें इसके किनारे देखने हैं। तो देखिए कितने किनारे हैं। आप कहेंगे 1 किनारा, 2 किनारा, ये 3 किनारा और ये 4 किनारे। 4 किनारे इधर हो गए। ठीक है, उसके बाद आपका 5वां किनारा, 6ठा किनारा, 7वां और ये 8वां। 8 ये हो गया। ठीक है, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो टोटल कितने किनारे, टोटल कितने एजेस हो गए? तो आप कहेंगे टोटल हमारे 12 एजेस हो गए, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही उत्तर है। तो इस तरीके से आप, अगर आपको किनारे नहीं भी पता है, ऐसे रटा नहीं है, तो आप इस तरीके से ड्रॉ करके गिन के इसके आंसर तक पहुंच पाओगे। सवाल नंबर 4 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। एक गोले में कितने किनारे और शीर्ष होते हैं? तो गोला आपका कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें कहीं कोई किनारा नहीं है ना? कोई किनारा नहीं है, यानी कि 0 किनारा होगा। और शीर्ष कितना होगा, टॉप कितना होगा, वर्टिसेस कितने होंगे? तो आप कहेंगे वो भी एक भी नहीं होगा। तो क्या होगा? 0 किनारा और 0 शीर्ष। तो इस तरीके से भी सवाल जो है वो पूछे जा सकते हैं। देखिए, अगर आपने PYQ उल्टाया होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस तरह से क्वेश्चंस आपको इस सीरीज में मिल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन आपका पेपर 1 सीटेट में पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस की जरूरत है। ऐसे में ये जो क्वेश्चन है आपको करना है, टॉपिक वाइज आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। सवाल नंबर 5 देखेंगे अपने स्क्रीन पे।
आइसक्रीम का कोन किस ज्यामितीय आकार का बेहतरीन उदाहरण है। तो देखिए, आप प्राइमरी के टीचर हो और बच्चों को गणित पढ़ा रहे हो। जब आप बच्चों को बेसिक गणित पढ़ा रहे हो तो आपको डे टू डे लाइफ की चीजों से कनेक्ट करके उनको पढ़ाना होता है, और सवाल भी कुछ इसी तरीके से पूछे जाते हैं आपके सीटेट पेपर 1 में। तो यहाँ पे आइसक्रीम का कोन, तो आपने अपने लाइफ में आइसक्रीम जरूर खाई होगी। तो ये आपका कुछ इस तरीके से कोन होता है और ऊपर से जो है वो आइसक्रीम भर दी जाती है। ठीक है, समथिंग लाइक दैट, इस तरीके से जो है वो भर दी जाती है। तो ये किस ज्यामितीय आकार का बेहतरीन उदाहरण है। ऑप्शन देखिए, बेलन, शंकु, गोला और घन। तो बेलन आपका कुछ इस तरीके से होता है, शंकु आपका कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, गोला ये है, और घन आपका ऑलरेडी आपको मैंने बना के कई बार दिखाया है। तो ये जो आइसक्रीम का कोन है वो किस प्रकार के ज्यामिति का उदाहरण है, तो आप कहेंगे ये शंकु जैसा है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 6 देख लेते हैं अपने स्क्रीन पे। एक बेलन यानी कि सिलेंडर में कितने समतल फलक यानी कि फ्लैट फेसेस होते हैं। तो चलिए इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सब लोग बेलन को। ये हमारा कुछ इस तरीके से और ये हमारा कुछ इस तरीके से, और ये बीच में इस तरीके से राउंड होता है। ठीक है, तो हमको क्या बताना है कि इसमें कितने समतल फलक होते हैं, समतल फलक जो फ्लैट हो। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 3। तो एक सिलेंडर में कितने फ्लैट फेसेस हैं, तो आप देख पा रहे होंगे आपकी कितने फ्लैट फेसेस हैं। तो आप अगर अगर आपने देखा होगा क्वेश्चंस को, तो आपने देखा होगा कि एक हमारा फ्लैट फेस ये वाला है और एक फ्लैट फेस हमारा ये वाला है, यानी कि टोटल 2 फ्लैट फेसेस हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, लूडो का पासा जिसको हम लोग डाइस कहते हैं किस ठोस आकार का होता है। तो हम सभी ने लूडो खेला है अपने बचपन में, उसमें 6 तक नंबर लिखी होती हैं, और ये कुछ इस तरीके से हमको जो है वो दिखाई देता है ना। तो ये किस आकार का है, तो आप कहेंगे घन आकार का है। इस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, और पूछे जाने की संभावना भी है आगामी परीक्षा में। बाकी बात करेंगे सवाल नंबर यहाँ पे हम लोग 8 की। इनमें से कौन सी 3D आकृति नहीं है, यहाँ पे नहीं पे कंसंट्रेट करना है, जो नहीं है वो आपने बताना है। तो घन अभी जस्ट बताया, ये सभी तरफ से दिखता है यानी कि घन है। वर्ग, वर्ग क्या है, तो वर्ग हम लोग जो कॉपी पे इस तरीके से ड्रॉ कर देते हैं, एक ही तरफ से दिखता है, वो हमारा वर्ग है, यानी कि ये 3D नहीं है। 3D का मतलब क्या है, जो सभी तरफ से दिख रहा हो। बाकी बेलन भी 3D है और शंकु भी एक 3D आकृति है। ठीक है, सवाल नंबर 9 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। एक माचिस की डिब्बी यानी कि मैच बॉक्स किस ठोस का उदाहरण है, तो ये भी आपका घनाभ जैसा दिखता है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 10 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। देखिए, कुछ लोगों को प्रश्न आसान लग रहे होंगे, कुछ लोगों को प्रश्न यहाँ पे टफ लग रहे होंगे, लेकिन ये वो तभी लग सकते हैं जो आपने प्रैक्टिस किया हो। तो जो चीजें आसान है, जो आपको आसान लग रही है, वो आपकी प्रैक्टिस हो रही है, उसमें आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। और जो चीजें आपको नहीं पता है वो आप सीख जाओगे। यही एक खूबसूरती होती है प्रैक्टिस सेट की, कि हमें अंदाजा लग जाता है कि हम कितने पानी में हैं और हमको कितना और जो है वो डूबना है, ताकि हम सिलेबस को पकड़ पाए। ठीक है, बात करेंगे सवाल नंबर 10 की। एक शंकु यानी कि कोण में कितने शीर्ष होते हैं, यानी कि कितने वर्टिसेस होते हैं। तो चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। शंकु, तो शंकु हमारा कुछ इस तरीके से दिखता है ना। तो इसमें कितने वर्टिसेस हैं, तो आप कहेंगे देखिए एक यहाँ पे एक वर्टिसेस है, और कोई वर्टिसेस तो हमको नहीं दिख रहा, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक होगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 11 अपने स्क्रीन पे। पानी का पाइप किस आकार का उदाहरण है, तो पानी का पाइप आपका कुछ इस तरीके से होता है ना। तो ये किस प्रकार का उदाहरण है, तो आप कहेंगे ये हमारा कुछ कुछ बेलन जैसा दिखता है। सवाल नंबर 12 देखेंगे स्क्रीन पे। फुटबॉल या फिर क्रिकेट की गेंद का आकार क्या होता है, तो फुटबॉल हमारा कुछ इस तरीके से होता है, हवा भरी रहती है अंदर, और क्रिकेट का बॉल भी कुछ इसी तरीके से होता है और इसमें भी हवा भरी होती है। तो ये किस आकार का है। ऑप्शन देखिए, वृत्त यानी कि सर्कल, बेलन, गोला या फिर शंकु। ये दोनों कैसे हैं, आप कहेंगे गोल है, गोला है, स्फीयर है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 13 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। घन के सभी 6 फलक किस आकार के होते हैं। ऑप्शन देखिए, आयत, वर्ग, त्रिभुज या फिर वृत्त। तो घन के जो जितने भी 6 फलक हैं वो वर्ग के आकार के होते हैं, है ना। हम लोग वर्ग को ड्रॉ करके इस तरीके से कर लेते हैं। तो ये इसके सभी जो फेसेस है वो सब बराबर होते हैं, यानी कि कौन सा ठीक है, तो आप कहेंगे वर्ग इज द राइट आंसर।
तो इस तरीके के सवाल भी आपके क्वेश्चंस में आजकल पूछे जा रहे हैं, जिसको प्रैक्टिस करने की आपको जरूरत है। सवाल नंबर 14 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। घनाभ, जिसको हम लोग क्यूबॉइड कहते हैं, इसके फलक यानी कि फेसेस सामान्यतः किस आकार के होते हैं? तो देखिए, अगर घन का पूछा जाए तो हम बोलेंगे वर्ग आकार का। घनाभ पूछा जाए तो हम लोग ये कुछ इस तरीके से लंबा होता है, यानी कि ये इसका जो फेस है वो आयत के आकार का होता है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, रेक्टेंगल, आयत इज द राइट आंसर। नेक्स्ट सवाल अपने स्क्रीन पे देखते ही देखते हम 15वें नंबर क्वेश्चन पे पूछे। देखिए, अगर आप इस क्वेश्चंस को देख रहे होंगे तो आप ये चीज आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि कैसे डे टू डे लाइफ की चीजों से कनेक्ट करके यहाँ पे शेप्स पूछ लिया गया है। तो इसी तरीके से जब आप क्लास में पढ़ाओगे, आप लोग भावी शिक्षक हो, शिक्षा की नींव रखोगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है प्राइमरी टीचर ही शिक्षा की नींव रखती है। ऐसे में आपको भी अपने बच्चों को इसी तरीके से उनकी चीज़ों को डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके पढ़ाना है। और यकीन मानिए, अगर एक बार आपने डे टू डे लाइफ करके चीज़ों को पढ़ाना शुरू कर दिया तो आपके बच्चे इंटरेस्ट भी लेंगे और आपको भी शिक्षक की जो जॉब है उससे प्यार हो जाएगा। बात करेंगे सवाल नंबर 15 की। ज्यामिति बॉक्स यानी कि ज्योमेट्री बॉक्स किस आकार का होता है? तो हम सभी जानते हैं ज्योमेट्री बॉक्स भी हमारा कुछ इस तरीके से लंबा होता है, और जब चीजें लंबी होती हैं तो क्या होती हैं? आप कहेंगे आयत होती हैं। ठीक है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है? कौन सा ऑप्शन ठीक है? आप कहेंगे घनाभ। ठीक है, सवाल नंबर 16 देखेंगे। एक बेलन यानी कि सिलेंडर में कुल कितने वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस होते हैं? तो चलिए देख लेते हैं। ये हमारा बेलन है, इसमें हमसे पूछा गया है कर्व्ड सरफेस। तो कर्व्ड का मतलब क्या होता है? ये हमारा कर्व है, और ऐसे कितने सरफेस हैं? तो आप कहेंगे एक ऐसे सरफेस है, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक है? तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 17 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। वह कौन सी 3D आकृति है जिसका कोई कोना नहीं है, यानी कि वर्टेक्स नहीं है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। गोला, घन, शंकु और पिरामिड। तो अभी हमने जस्ट आप कुछ देर पहले डिस्कस किया कि जो गोला होता है फुटबॉल या फिर क्रिकेट का बॉल, इसमें कोई भी कोना नहीं होता, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। ठीक है, 18वें नंबर के सवाल पे देखेंगे। एक किताब यानी कि जो आपकी पुस्तक है, बुक है, वो किस 3D आकार का होता है? तो किताब जो है वो कैसा होता है? आप कहेंगे इस तरीके से लंबी किताबें होती हैं, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका सही जवाब है। ठीक है, सवाल नंबर 19 देखेंगे। पृथ्वी का मॉडल ग्लोब, ये जो आपका ग्लोब है, ये किस आकृति को दर्शाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। वृत्त, ऑप्शन नंबर बी कहता है बेलन, ऑप्शन नंबर सी कहता है गोला, और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका शंकु। तो पृथ्वी का जो मॉडल है, जिसको हम लोग ग्लोब कहते हैं, वो कुछ इस तरीके से है। और ये कौन सी आकृति है? तो आप कहेंगे ये एक गोला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। बेलन और शंकु में क्या समानता है? तो दोनों में कोई कोना नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। दोनों में वृत्ताकार आधार यानी कि बेस होता है। तीसरा है दोनों में समान फलक होते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी है कि इनमें कोई भी समानता नहीं है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से बेलन है ना? और ये आपका क्या है? शंकु बनाना है। ठीक है, तो शंकु बनाना है, तो शंकु हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो इसमें पूछा गया है कि इसमें क्या समानता है? तो आप देख पा रहे होंगे, ये बेलन है, इसका भी आधार कुछ वृत्ताकार है और इसका भी आधार वृत्ताकार है, यानी कि ये दोनों में सिमिलैरिटी है, समानता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। 6 वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति क्या कहलाती है? तो हमने कई बार इस क्वेश्चन की चर्चा कर ली है। अगर 6 फेस हैं और वर्गाकार है तो वर्ग से क्या बनता है? आप कहेंगे घन बनता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। यही आयताकार होता तो हम बेलन पे जाते, सॉरी हम लोग फिर घनाभ पे जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे 22 नंबर का। एक बिना छिली हुई नई पेंसिल का आकार कैसा होता है? तो जब हम लोग पेंसिल नया नया लेते हैं तो वो हमको कुछ इस तरीके से दिखाई देता है ना? कुछ इस तरीके से पेंसिल होता है हमारा। तो इसका आकार कैसा होता है वो आपसे पूछा गया है सवाल में।
ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है गोला यानी कि स्फीयर। ऑप्शन नंबर बी कहता है आपका घन, तो घन आपका कुछ इस तरीके से होता है ना। ऑप्शन नंबर सी कहता है बेलन, जो कि कुछ इस तरीके से है। और ऑप्शन नंबर डी कहता है शंकु, जो कि कुछ इस तरीके से आपका दिखता है। तो जब आप कंपेयर कर पा रहे होंगे तो आप देख पा रहे होंगे कि जो नई नई पेंसिल होती है उसका आकार बेलन के आकार जैसा दिखता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। रूबिक क्यूब, ये जो आपका रूबिक क्यूब होता है इसमें कितने कोने होते हैं? सवाल नंबर 23 आ चुका है अपने स्क्रीन पे। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 6, ऑप्शन नंबर बी कहता है 8, ऑप्शन नंबर सी कहता है आपका 10 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 12। तो ये जो आपका आपसे सवाल में पूछा गया है रूबिक क्यूब, तो ये जो आपका रूबिक क्यूब है ये इसमें कोने पूछे गए हैं। तो कोना मतलब क्या होता है? वर्टेक्स होता है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें टोटल आप देख पा रहे होंगे जो रूबिक क्यूब है उसमें टोटल कितने कोने होते हैं। तो आप कहेंगे इसमें टोटल आपका कितना कोना होता है? तो 8 कोने होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 जो है वो इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे अपने स्क्रीन पे। अ, अपने स्क्रीन पे देखेंगे 8वां सवाल। रूबिक क्यूब क्या होता है? वो जो पजल जैसा होता है ना। कभी आपने देखा होगा कि आपको इस तरीके से इस तरफ पूरा आपको ब्लू करना है, इस तरफ एक तरफ आपको पूरा येलो करना है, एक तरफ पूरा आपको ऑरेंज करना है। तो ये जो आपका रूबिक क्यूब है वो आपका इसमें कितने कोने होते हैं? तो आप कहेंगे इसमें आपके 8 कोने होते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे हम लोग अपने स्क्रीन पे। अगला सवाल आ चुका है 24 नंबर का। एक जोकर की जो टोपी है वो किस आकार की होती है? ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है बेलनाकार, ऑप्शन नंबर बी कहता है शंक्वाकार, ऑप्शन नंबर सी कहता है गोलाकार या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है घनाकार। तो जोकर की जो टोपी होती है ये कुछ इस तरीके से ही होती है, जिसको हम लोग बर्थडे कैप भी कह देते हैं, बर्थडे पे बच्चे लोग पहनते हैं। तो ये किस प्रकार की टोपी है? तो आप देख पा रहे होंगे, चित्र से क्लियर कर पा रहे होंगे, आइडेंटिफाई कर पा रहे होंगे कि ये एक शंक्वाकार टोपी है, यानी कि कोन के आकार की टोपी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे सवाल में भी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके ही आकृति को पूछा गया है। बाकी सवाल नंबर आज का 25 देखेंगे। कहा गया है कि किसी 3D आकृति में वह स्थान जहाँ पे दो फलक मिलते हैं यानी कि फेस मिलता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? देखिए, ये आपका एक किनारा और ये आपका इधर से दूसरा किनारा, जहाँ ये दोनों मिल रहे हैं उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? तो उस जगह को हम लोग क्या कहते हैं? किनारा कहते हैं, एज कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी कहते हैं और ये इसका राइट आंसर है। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है आकृति वाला, उसको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ सवाल नंबर 26 से हम लोग संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ से भरपूर भर भर के सीटेट का जो आपका पेपर है, पेपर नंबर 1 गणित का, इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 26 अपने स्क्रीन पे बोला गया है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर कौन सा है? तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? जो किसी से भाग ना हो, किसी से डिवाइड ना हो। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। 0, 1, 2 और 3। तो आपका जो प्राइम नंबर है उसमें 0 और 1 नहीं आता है। ये कहाँ से शुरू होते हैं? आप कहेंगे 2 से शुरू होता है और 2 जो है यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 2 अपना टेबल छोड़ के किसी के टेबल में नहीं आएगा, किसी के पहाड़े में नहीं आएगा, ना ही किसी से भाग होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सबसे छोटा पूछा गया था। अगला सवाल देखेंगे। इस संख्या में 5 का स्थानीय मान निकालना है। तो आप देख पा रहे होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 जो है वो तीसरे नंबर पे है ना। और उसके आगे कितने नंबर हैं? तो आप कहेंगे 2 नंबर हैं, तो 2 0 लगा दीजिए, यानी कि कौन सा ठीक है? आप कहेंगे ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 28 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। संख्या 8943 में 9 का अंकित मान यानी कि फेस वैल्यू
क्या है। तो फेस वैल्यू क्या होता है, जो हम देखते हैं, जैसे हम दिखते हैं वही हमारी फेस वैल्यू है कि नहीं है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना। आप जब प्लेस वैल्यू निकालोगे तो क्या करना है, आपको प्लेस वैल्यू के लिए वो नंबर लिखना है और उसके आगे जितने नंबर्स हैं वो आपको उतने जीरो लगा देना है। लेकिन आपसे फेस वैल्यू पूछ लिया जाए, अंकित मान पूछ लिया जाए, तो आपको क्या करना है, वही नंबर जिसका पूछा है वही उसकी फेस वैल्यू है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। प्रथम 5 पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर का योग क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं, 15, 10, ऑप्शन नंबर सी कहता है 12, या फिर ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 14। हम सभी जानते हैं होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से शुरू होता है कि नहीं है। ठीक है, वहीं अगर यहाँ पे पूछता प्राकृत संख्या तो हम लोग एक से शुरू करते। तो यहाँ पे पूर्ण संख्या पूछा गया है तो पूर्ण संख्या होगा 0, 1, 2, 3 और 4। ये स्टार्टिंग के 5 हमारे पूर्ण संख्या है। इनको चलिए जोड़ लेते हैं। जब इनको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आ गया, आप कहेंगे 4 + 3 7, 2 9 और 1 10। कितना आ गया, 10 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 30 अपने स्क्रीन पे। अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति में 1 मिलियन कितने के बराबर होता है। तो ये क्लास 6 का सवाल है आपके स्क्रीन पे। पूछा गया है 1 मिलियन, तो 1 मिलियन कितने के बराबर होता है, तो वही 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 31 देखेंगे। 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। तो पूछा गया है कि 1 करोड़ में कितने मिलियन होते हैं। ऑप्शंस देख लेते हैं, 1, 10, 100 या फिर 1000। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि 1 करोड़ में, तो भाई जब हम लोग 10 लाख को 10 लाख से करेंगे तब 1 करोड़ आएगा, है ना। 10 लाख के बाद आपका 1 करोड़ आता है। तो क्या होगा, इसमें एक जीरो और शामिल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 32 देखेंगे। सबसे छोटी प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर कौन सी है, सबसे छोटा पूछा गया है। तो प्राकृत संख्या आपकी 1 से शुरू होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगर यही पूछता कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो आप 0 बताते। प्राकृत संख्या पूछा गया था तो आपने 1 बताया। यहीं पे अगर अभाज्य पूछा जाता तो आपने 2 बताया होता। और अगर ये पूछा जाता कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है, यानी कि जो दूसरों से कट रहा है, तो सबसे छोटी अगर भाज्य संख्या अगर आपसे पूछा जाए तो आप 4 कहेंगे, है ना। 4 2 के पहाड़े से जाता है कि नहीं जाता है, वो क्या होगा, हमारा भाज्य संख्या होगा सबसे छोटा। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 33 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। दो सम संख्याओं का योग हमेशा क्या होता है। तो कभी भी अगर इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम लोग 2-3 एग्जाम्पल ले लेंगे, खुद ही क्लियर हो जाएगा कि आंसर क्या आ रहा है। ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है विषम संख्या, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है सम संख्या, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है अभाज्य संख्या, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो दो सम संख्याओं का योग, चलिए दो सम संख्या ले लेते हैं। एक 2 है और एक 4 है। इसको ऐड करने पे कितना आ रहा है, आप कहेंगे 6 आ रहा है, और 6 भी एक सम संख्या है। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं और 10 ले लेते हैं। तो कितना आ गया, 18, और ये भी एक सम संख्या है कि नहीं। 12 ले लेते हैं और 14 ले लेते हैं, तो कितना आ गया, आप कहेंगे 26 आएगा, और ये भी एक सम संख्या है। यानी कि यहाँ से ये चीज़ हमें क्लियर हो गई कि अगर दो सम संख्याओं को जोड़ेंगे तो आंसर हमेशा ही एक सम संख्या आएगा। सवाल नंबर 34 देखेंगे अपने ही स्क्रीन पे। देखिए, ये क्वेश्चन जो है वो कई बार पूछा जा सकता है और बहुत तरह से पूछा जा सकता है। इसमें पूछा गया है कि 1 से 50 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है, यानी कि प्राइम नंबर्स हैं। ऐसे भी सवाल बन सकता है कि 1 से 100 तक कुल कितनी अभाज्य संख्या है। तो जो भी आपसे पूछा जाए बस आपको उसका जवाब देना है, क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ के। तो यहाँ पे प्राइम नंबर अभाज्य पूछा गया है, यानी कि जो किसी से भी ना कटे। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। हम सभी जानते हैं कि 1 की गिनती हम लोग प्राइम नंबर में नहीं करते हैं, 2 से शुरू होता है, तो 2 आ जाएगा,
3 भी आएगा क्योंकि 3 भी किसी से नहीं कट रहा। क्या 4 आएगा? नहीं आएगा क्योंकि वो 2 से कट रहा है। 5 आएगा? बिल्कुल आएगा, 5 किसी से नहीं कटता है। क्या 6 आएगा? तो 6 तो हम 2 से भी काट लेते हैं और 3 से भी काट लेते हैं, तो 6 को नहीं लिखेंगे। 7 आएगा, है ना? 7 के बाद चलेंगे आगे तो आपका कितना आएगा? 11 आएगा, 13 आएगा, उसके बाद आपका 17 आएगा, 19 आएगा, उसके बाद आपका 23 आएगा। 23 के बाद आगे बढ़ेंगे तो कितना आएगा? आप कहेंगे 24, 25, 26, 27, 28, 29 आएगा। उसके बाद आपका 31 आएगा, उसके बाद 32, 33, 34, 35, 36, 37 आएगा, है ना? 37 के बाद आपका 41 आएगा, उसके बाद आपका 43 आएगा। 43 के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बढ़ते जाएंगे आगे, तो उसके बाद आपका 47 आएगा। तो चलिए इन सबको जोड़ लीजिए। इन सबको जोड़ने पे कितना आ रहा है? तो आप कहेंगे 15 टोटल संख्याएं आ रही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलेंगे सवाल नंबर 35 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 ऑन द स्क्रीन। रोमन संख्या प्रणाली में एल का क्या मान है? देखिए सवाल आपको लग रहा होगा कि एकदम बेसिक लेवल का पूछ लिया गया, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हम रोमन नंबर तो हमने बचपन में पढ़ा है, तो वो चीज़ें क्या होती है कि डे टू डे हम जो है वो चीज़ें भूलते जाते हैं जब तक, क्योंकि हम लोग रिवाइज करते नहीं है उस चीज़ को। तो यहाँ पे एल का मान पूछा है, यहाँ पे कुछ और भी पूछा जा सकता था। तो यही प्रैक्टिस सेट की एक खूबसूरती होती है और इसीलिए प्रैक्टिस सेट हमको सॉल्व करना चाहिए ताकि हमें परीक्षा का पैटर्न पता चल जाए और किस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं वो भी हमको पता चल जाए। कौन कौन से टॉपिक हमारे रिवाइज हो गए हैं, कौन कौन सी चीज़ें हमको आती हैं ये भी पता चल जाए, और कौन सी चीज़ें नहीं आती है उसका भी अंदाज़ा लग जाए। तो इसीलिए प्रैक्टिस सेट्स को हमको ज़रूर लगाना चाहिए, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो यहाँ पे रोमन संख्या में एल का मान पूछा है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है आपका 10, ऑप्शन नंबर बी कहता है 50, ऑप्शन नंबर सी कहता है 100 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपको 500। तो रोमन नंबर में हम लोग 10 को कैसे लिखते हैं? तो 10 को हम लोग कैसे लिखते हैं? आप कहेंगे इस तरह से, है ना? आगे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 50 को कैसे लिखते हैं, तो 50 को हम लोग एल लिखते हैं। 100 को कैसे लिखते हैं? तो आप कहेंगे सी लिखते हैं। 500 को कैसे लिखते हैं? तो आप कहेंगे डी लिखेंगे। और अगर 1000 का पूछ लिया जाए तो आप क्या कहेंगे? एम लिखेंगे, है ना? तो यहाँ पे हमसे एल का पूछा गया था, तो एल का मतलब क्या है? आप कहेंगे 50 है। हालांकि मैंने आपको सभी ऑप्शंस लिख के बता दिया है। चलेंगे सवाल नंबर 36 को देखेंगे। रोमन संख्या प्रणाली में शून्य के लिए कौन सा प्रतीक है? ऑप्शंस देख लेते हैं। ओ, जेड, एन या फिर कोई भी प्रतीक नहीं है। तो देखिए रोमन संख्या आपका 1 से शुरू होता है और 1 से ही सिंबल बनाए गए हैं। 0 के लिए यहाँ पे कोई भी प्रतीक नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। सवाल नंबर 37 देखेंगे। 9999 का पूर्ववर्ती क्या है? पूर्ववर्ती का मतलब क्या करेंगे हम लोग? इसमें से एक घटा लेंगे, तो 9 में से एक गया, कितना आ गया? 8। और 8 का कौन सा एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा आपको? ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 1000 का परवर्ती, परवर्ती का मतलब सक्सेसर, सक्सेसर, ठीक है? तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर परवर्ती का मतलब क्या होता है कि इसमें हम लोग एक जोड़ देंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। 999, 1001, 10,000 या फिर 1010। तो यहाँ पे 1000 का परवर्ती पूछा गया है, सक्सेसर पूछा गया है। तो 1000 का परवर्ती क्या होगा? आप कहेंगे 1001 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। वह कौन सी संख्या है जो ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 0, ऑप्शन नंबर बी कहता है 1, ऑप्शन नंबर सी कहता है 2 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 3। तो देखिए 2 और 3 ये तो आपका भाज्य संख्या है ना? 0 की हम लोग गिनती नहीं करते हैं इनमें, और 1 जो है इकलौता ऐसा नंबर है जो कि आपका ना तो अभाज्य है और ना ही भाज्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। सवाल नंबर 40 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। देखिए पहले सम संख्या का योग पूछा गया था क्या होता है, और अब विषम संख्याओं का गुणनफल पूछा गया है। पूछा गया है कि दो विषम संख्या यानी कि ऑड नंबर का गुणनफल हमेशा क्या होता है? ठीक है, तो ऑड नंबर किसको कहते हैं? जो 2 से ना कटे, है कि नहीं है? ऑप्शंस देख लेते हैं। सम संख्या, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है विषम संख्या,
ऑप्शन नंबर सी कह रहा है पूर्ण वर्ग, या फिर ऑप्शन नंबर डी कह रहा है आपका अभाज्य संख्या। तो चलिए हम लोग विषम संख्याओं को ले लेते हैं। एक विषम संख्या हमारा 3 है और एक 5 है। 3 पंचे कितना होता है? आप कहेंगे 15, और 15 क्या है? तो आप कहेंगे कि 15 एक विषम संख्या है ना, पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है, और ये अभाज्य भी नहीं है। अगला देख लेते हैं, एक ले लेते हैं हम लोग 5 गुणा 7, तो कितना आ रहा है? आप कहेंगे 35 आ रहा है, और 35 भी एक विषम संख्या है, ना पूर्ण वर्ग है ना अभाज्य है। एक और देख लेते हैं, 9 गुना 11 कर लेते हैं, तो कितना आ गया? आप कहेंगे 99 आ गया। 99 भी एक विषम संख्या है, ना ही अभाज्य है और ना ही पूर्ण है और ना ही सम संख्याएं हैं ये सभी। तो यहाँ पे हमने 2-3 एग्जाम्पल ले लिया, और यहाँ से हमको पता चल गया कि दो विषम संख्याओं को अगर हम लोग कभी भी गुणा करते हैं तो उत्तर हमेशा ही एक विषम संख्या आता है। सवाल नंबर 41 देखेंगे, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है? तो जब भी हम बड़ी संख्या निकालते हैं तो हम लोग 9 लिखते हैं, है ना। 5 अंक है तो 5 हमने 9 लिख दिया। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या लिखते हैं तो हम लोग बेसिक से शुरू करते हैं, और 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आप कहेंगे 1000 है। घटा लीजिए, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 1 गया 8, और यहाँ पे क्या बच गया आपका? 9 बच गया, यानी कि 98,999 ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 42 देखेंगे अपने ही स्क्रीन पे, किसी भी संख्या को 0 से गुणा करने पर परिणाम क्या मिलता है? तो कोई भी नंबर हो अगर उसको हम लोग 0 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो अब आंसर हमेशा क्या आएगा? आप कहेंगे 0 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल, सवाल नंबर 43 देखेंगे, किसी संख्या को अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं तो परिणाम क्या आता है? तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 5 को 0 से भाग कर दिया, या फिर 10 को 0 से भाग कर दिया, तो अगर किसी भी नंबर को अगर हम लोग 0 से भाग देते हैं, उसका जो परिणाम है वो अनडिफाइंड आता है, अपरिभाषित आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका सही उत्तर है। ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर 0 को अगर हम किसी नंबर से भाग दे रहे हैं तो आंसर हमेशा 0 आएगा। तो इन दोनों चीजों को आपको जो है वो ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल नंबर 44 देखेंगे, पाई। पाई जो है वो गणित में किस प्रकार की संख्या है? क्या ये एक परिमेय नंबर है यानी कि रैशनल है, अपरिमेय है यानी कि इररेशनल है, पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर है, या फिर सम संख्या है जिसको हम लोग इवन नंबर कहते हैं? तो पाई क्या होता है? तो पाई का मतलब जनरली हम लोग 22/7 लिख देते हैं, लेकिन ये इसका अप्रोक्स मान है, ये इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है, पाई की जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपकी कितनी होती है? तो आप कहेंगे 3.145992653 और ये डॉट 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 जो है वो आगे बढ़ता ही जाता है, कभी शांत नहीं होता। तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं? आप लोग क्लियरली देख पा रहे होंगे, इसको हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, कुछ लोग 22/7 लगा देंगे और 22/7 को परिमेय भी कह देंगे, क्योंकि उसको हम लोग डिवाइड के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, p/q के फॉर्म में लिख पा रहे होंगे, लेकिन 22/7 केवल अप्रॉक्स वैल्यू है। एक्चुअल वैल्यू पाई की आपकी ये है जो मैंने आपको अभी लिख के दिया है। सवाल नंबर 45 देखेंगे अपने स्क्रीन पे, संख्या 24 के कुल कितने धनात्मक गुणनखंड यानी कि पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं? तो चलिए हम लोग इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। तो 24 के अगर मैं फैक्टर निकालूं तो सबसे पहले 1 के पहाड़े से जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, है ना, 4 से भी जाएगा, 6 से भी जाएगा, 8 से भी चला जाएगा, 12 से भी जाएगा और 24 से भी चला जाएगा। तो इनको गिन लीजिए, टोटल कितने आ रहे हैं? आप कहेंगे 8 आ रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर देखेंगे 46 अपने स्क्रीन पे, पूछा गया है 3 और 5 के प्रथम 3 सार्वगुणज, गुणज का मतलब मल्टीपल, यानी कि जो 3 और 5 दोनों से कट रहा हो वो कौन से हैं? ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग 3 और 5 के गुणज लिख लेते हैं। तो 3 आएगा, 3 का गुणज, अगला क्या होगा? 6 होगा, फिर 9 होगा, फिर 12 होगा, फिर 15 होगा, फिर 18 होगा, फिर क्या होगा? तो आप कहेंगे 21 होगा, 24 होगा, 27 होगा, 30 होगा, है ना। और 5 के लिखें तो 5, 10, 15,
20, 25, 30, 35, 40, 45 और 50। ठीक है, तो ये हमने लगभग 10-10 गुणज लिख लिए हैं। अब इसमें हम लोग जो है वो कॉमन ढूंढ लेते हैं। तो कॉमन आप देखिए कौन कौन सा आ रहा है। तो आप कहेंगे एक कॉमन ये 15 आ रहा है ना। दूसरा कॉमन आपका 30 आ रहा है और तीसरा कॉमन आपको यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा होगा। तो चलिए हम लोग और नंबर से ऐड करते हैं। 30 के बाद 3 का गुणनखंड क्या होगा, आप कहेंगे 33 होगा, उसके बाद 36 होगा, उसके बाद 39 होगा, उसके बाद 42 होगा और उसके बाद आपका 45 होगा, है ना। तो 45 आप देख पा रहे होंगे, 45 यहाँ भी है और 45 यहाँ भी है। तो तीन संख्याएं कौन कौन सी हो गई, 15, 30 और 45। ठीक है, कौन सा ऑप्शन ठीक है, आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। सवाल नंबर 47 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। तो कोई भी सवाल आपका हो सकता है कि लंबा हो, कोई सवाल आपका ये भी हो सकता है कि शॉर्ट हो। तो हर तरीके के क्वेश्चंस आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे। बात करेंगे हम लोग सवाल नंबर 47 की। यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या अनिवार्य रूप से किससे विभाज्य होगी। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए कहता है 6, ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर बी कहता है 6, ऑप्शन नंबर सी कहता है 8 और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका 9। तो जो नंबर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, ठीक है, तो ये जो नंबर्स हैं जैसे कि 6 हो गया जो दोनों से विभाज्य होगा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट उत्तर है। क्योंकि 2 जो है वो आपका 5 से नहीं कटेगा, 3 जो है वो आपका 8 से नहीं कटेगा, ठीक है, और 2 आपका 9 से भी नहीं कटेगा, यानी कि 2 और 3 दोनों किससे कट रहे हैं, आप कहेंगे 6 से। तो इस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके आप सही उत्तर तक पहुंच पाओगे। सवाल नंबर 48 देखेंगे अपने स्क्रीन पे। 100 से सबसे छोटी 100 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो यहाँ पे सवाल में पूछा गया है कि एक ऐसा अभाज्य संख्या लेना है जो 100 से तो छोटा हो लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा हो। ठीक है, तो 100 से छोटा नंबर क्या है, आप कहेंगे 99 है। क्या 99 किसी से जाता है, बिल्कुल जाता है। 3 से जाएगा, है कि नहीं है, 11 से जाएगा, 33 से जाएगा, तो ये हम नहीं लेंगे। 98 देखेंगे, तो क्या 98 किसी से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, 2 के पहाड़ से चला जाएगा, है कि नहीं है, आपका 7 से चला जाएगा। 97 लेते हैं, क्या 97 किसी से जा रहा है, आप कहेंगे 97 किसी के टेबल में नहीं कटेगा और यही जो है वो 100 से छोटी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, यानी कि 97 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 ऑन द स्क्रीन। भिन्न 5/8 में अंक 8 क्या दर्शाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। अंश यानी कि न्यूमरेटर, हर यानी कि डेनोमिनेटर, ऑप्शन नंबर सी कहता है भागफल और ऑप्शन नंबर डी कहता है आपका शेषफल यानी कि रिमाइंडर। तो जब हम लोग 5/8 लिखेंगे तो 5 क्या होगा, आप कहेंगे अंश यानी कि न्यूमरेटर और 8 क्या होगा, आप कहेंगे हर यानी कि डेनोमिनेटर। ऊपर वाले अंक को हम लोग अंश कहते हैं और नीचे वाले अंक को हम लोग हर कहते हैं। तो यहाँ पे हमसे 8 का पूछा गया, तो 8 क्या है, तो आप क्लियरली देख पा रहे होंगे ये हर है यानी कि डेनोमिनेटर है। और आज के अंतिम सवाल को देखेंगे। दशमलव संख्या 0.75 को सरलतम भिन्न में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो लिखेंगे 75। यहाँ पे 2 पॉइंट है तो हम लोग क्या करेंगे, 2 नीचे 0 लगा देंगे। अब इसको काट लेते हैं। 25 के टेबल से 3 बार में 75 और 25 के टेबल से आपका 4 बार में 100। आप चाहो तो 5 के पहाड़े से भी काट सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, है ना। तो 3/4 को हम लोग और सिंपल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी के साथ आज का जो हमारा क्लास नंबर 2 था, सीटेट पेपर नंबर 1 का गणित का, उसकी क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है। क्वेश्चंस अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना क्लास को कंटिन्यूसली देख लेने के लिए। धन्यवाद।